गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे एसिड बेसिस इन सॉल्ट, और पार्ट सेकंड में हमने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हमने डिसोसिएशन वगैरह के बारे में बात की थी। ठीक है, अभी हम पार्ट 3 पढ़ेंगे इसका, और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट विल बी सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पीएच स्केल और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को हम ऑटो आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। ऑटो आयोनाइजेशन, ठीक है, इसका क्या मतलब है वो देखें। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, H2O जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वाटर में कुछ मॉलिक्यूल्स, थोड़े से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अपने आप को तोड़ लेते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। यहाँ टूटता है H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल होती है, इसलिए मैंने दोनों एरो लगाए। इससे निकला एक H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन और एक OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोनियम आयन, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोटॉन। इसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। और साथ में निकला हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है कि आपने एक H2O मॉलिक्यूल लिया, और ऐसे जब बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होंगे, है ना, अभी हम 2 लिख रहे हैं, तो इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो टूटकर क्या दे रहा है, H प्लस और OH माइनस, और जो H प्लस यहाँ से निकल रहा है वो H प्लस जो है वो दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है इस तरीके से। तो यहाँ जो चीज बनती है, यहाँ से अगर H प्लस इसने ले लिया तो यहाँ बन गया H3O प्लस, एक H एक्स्ट्रा आ गया, और इसका जो बचा दैट इज OH माइनस। ये दोनों भी एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और इसको भी हम हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, है ना। यहाँ पर हम प्रोटॉन वर्ड नहीं लेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ वाटर का प्रोटोनेशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आने में, है ना। यहाँ से अगर हम इसको यहाँ तक लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, एक जो H था पॉजिटिव वो ऐड हो गया। ठीक है, और ये जो एडिशन ऑफ H प्लस हुआ दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन, इसी को हमने बोला प्रोटोनेशन। तो वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस में टूटने की जो टेंडेंसी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या फिर ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इतना है, क्लियर है चीज, है ना। बाद में इसका आपकी डेफिनेशन जो है वो मैं लिखवा दूंगा। तो ये चीज हो गई। इसके बाद आता है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है। अब पीएच स्केल जो है, इसमें जो P वर्ड है ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। P जो है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू POTENZ, पोटेंस, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ या फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल या फिर आप बोल सकते हो पावर। ठीक है, तो पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ H। ठीक, तो किसी भी चीज में H पॉजिटिव, जो प्रोटॉन की हम बात कर रहे थे, ये H पॉजिटिव कितना होगा या कितना होता है वो हमको बताता है कि सब्सटेंस का पीएच कितना है। ठीक है, अभी जो पीएच स्केल होती है ये 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक जाती है। ठीक, और इसमें बीच में हमको मिल रहा है 7। ठीक, तो ये हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इधर आ जाएगा अपने पास 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो एक सब्सटेंस का पीएच 1 से शुरू होकर 14 के बीच में
कुछ भी हो सकता है। अगर 7 होगा तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल, है ना, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। किसी भी चीज का पीएच अगर 7 है तो वो चीज हमारे लिए क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। अगर 7 से कम होता है, 1 से 6 के बीच में होता है, तो ये हो गया क्या, एसिड्स। जितना ज्यादा 1 की तरफ जाता जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरफ जो है अपने को मिलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और इस तरफ अपने को मिलेंगे वीक एसिड्स। इसी तरीके से 7 से आगे जाएंगे अगर हम, तो 8 से लेकर 14 तक हमको क्या मिल रहे हैं, बेसिस, ठीक है। और इस तरफ हमको मिल जाएगा क्या, वीक बेस। और जितना ज्यादा 14 की तरफ जाएंगे वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी पीएच स्केल, ठीक है। पीएच में पी जो है वो जर्मन लैंग्वेज के वर्ड पोटेंस से आया है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, पोटेंशियल या पावर, दैट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अगर हम डेफिनेशन वाइज चले, है ना, कि पीएच क्या होता है, तो सीनियर क्लासेस में आप पढ़ते हो कि पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। अभी इसको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ अपन याद रखें कि क्या है। पीएच जो होता है वो H प्लस आयन का नेगेटिव लॉग होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 ऑफ H प्लस आयन, है ना। ये आप 11th में और 12th में पढ़ते हो, तो सिर्फ इतना लिख कर रख ले खाली। ये क्लियर हो गया कि 7 पे हमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट। 6 से लेकर 1 के बीच में क्या मिल रहा है, एसिड्स। 8 से लेकर 14 में क्या मिल रहे हैं, बेसिस। 8, 9, 10 जिसका होगा वो वीक बेसिस हो जाएंगे। 11, 12, 13 की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। इसी तरीके से 6, 5, 4 अगर है तो वीक एसिड्स हो गए। अगर हम 3, 2, 1 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते जाएगा। क्लियर है चीज। जैसे न्यूट्रल की बात करें तो वाटर है, ठीक है। एसिड्स की अगर हम बात करें तो HCl है, H2SO4 है ना, HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, CH3COOH है, एसिटिक एसिड, HCOOH है, फॉर्मिक एसिड, है ना, COOH का होल ट्वाइस हो गया ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरीके से बेसिस है, NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट्स भी होते हैं, है ना, तो वो सब हम इसमें सारी चीजें देखते हैं बेसिस में। तो ये हुआ हमारा पीएच स्केल, जिसमें पी क्या होता है, हमारी पीएच स्केल कैसे बनती है वो देख लिया और डेफिनेशन में देख लिया, ठीक है। आप इतना नोट करें। चलिए, सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एन आयोनाइजेशन रिएक्शन in pure water or in aqueous solution in which a water molecule that is H2O deprotonates मतलब प्रोटॉन देना to become a hydroxyl ion। इसको आप हाइड्रोक्साइड आयन भी लिख सकते हैं, बट हाइड्रोक्सिल आयन इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि पीएच स्केल एंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको समझे अपन। जब भी अपन किसी एसिड की बात करते हैं, सपोज मान लो मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो मुझे मालूम है कि एसिड वो है जो H प्लस डोनेट करता है। तो अगर यहां से हम H प्लस निकाल दें तो मेरे को मिलेगा H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है ना। और मेरे को ये भी मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो 2 H प्लस देता है ना। तो यहां से अगर हम एक H प्लस और निकाल लें तो मुझे मिल जाएगा H प्लस और SO4 2 माइनस, है ना। एक H गया तो एक माइनस, एक और H गया तो एक माइनस पहले से था, एक और आ गया, ठीक है। अब हमने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। तो जब इसमें से H प्लस निकल गया और HSO4 बना, तो यहां से मैं चाहूं तो एक H प्लस निकाल कर यहां भी आ सकता हूं SO4 2 माइनस निकालने के लिए, और इसमें अगर मैं एक H प्लस डाल दूं तो मैं बैक वापस क्या बना सकता हूं, H2SO4 भी बना सकता हूं, ठीक है। तो वो स्पीशीज
दोनों तरफ मूव कर सकती है ना, इट कैन गो टुवर्ड्स एसिड ऑल्सो और बेस ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज। ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक स्पीशीज है ना। अब ये अगर एसिड था, मान लो अगर ये H+ को मैं इसमें देता हूं तो मैं वापस यहां आ जाऊंगा, ठीक है। मतलब ये जो स्पीशीज है ये इस H+ को लेकर मुझे ये दे सकती है, और H+ लेने वाले हमने कॉन्स्टेंट में पढ़ा था क्या होते हैं, बेसिस। तो ये जो एसिड है उसका ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। तो हमने क्या बोल दिया, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। और यहां से हम यहां बढ़े, ये भी क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इसको भी बहुत सिंपल करके निकलते हैं, इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आता इसको अपन बिल्कुल सिंपल करते हैं। मैंने लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको एक ही बार में तोड़ दिया 2H+ में और SO4 2- में, है ना। इसमें से 2H निकाल दिया, SO4 निकाल दिया। तो मेरे लिए ये क्या है, एसिड, और ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। जिसको अगर H+ मिल जाए तो ये वापस ये बना सकता है। ऐसे ही हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, और उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसी तरीके से मान लो मेरे पास H2CO3 है, दिस इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो मुझे मिल गया H+ और HCO3-, ये एक ही H+ देता है, ठीक है ना। ये 2H+ देता है, यहाँ पर दोनों H निकालते हैं। ये वीक एसिड में आता है इसलिए एक H+ दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, ये दोनों H+ दे रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में ये अगर एसिड था तो ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है चीज। तो एक ऐसा पेयर जिसमें एक एसिड हो और उसका एक कॉन्जुगेट बेस हो, या एक बेस हो और उसका एक कॉन्जुगेट एसिड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NH4OH लिया है ना, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर मैं तोड़ता हूं, है ना, इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर चीज। तो ये मेरे लिए क्या है, बेस है ना। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो इस बेस का ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। इसमें एक H+ एक्स्ट्रा है। मेरे को मालूम है कि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, दिस इज NH4 पॉजिटिव, मतलब एक H+ ज्यादा है। तो इन फ्यूचर ये अपने अंदर से एक H+ दे सकता है। और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जब एसिड्स और बेसिस के पढ़े थे तो बोला था कि H+ देने वाले क्या होते हैं, एसिड्स। तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो ये NH4OH और NH4 पॉजिटिव क्या बन गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे ही H2CO3 और HCO3- क्या बन गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर है चीज। अब इसको मैंने pH के साथ क्यों देखा, है ना। जैसे अगर हम pH स्केल की बात करें, ठीक, तो उसमें जब हम ब्लड के pH की बात करते हैं तो इट इज 7.4, ठीक है। और अगर हम सेल फ्लूइड की बात करें, सेल के अंदर जो फ्लूइड है तो देन इट इज 6.8, ये फिक्स होता है, ठीक। अब ब्लड का जो pH है या सेल फ्लूइड का जो pH है वो बॉडी के अंदर क्या है, फिक्स है, और ये ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। बिकॉज अगर चेंज होगा तो जो बॉडी में एंजाइम्स काम कर रहे हैं उनके काम करने का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ रखा है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर pH पे काम करते हैं, इसीलिए ब्लड के अंदर जो भी काम करवाना है वो एक पर्टिकुलर pH पे कराना है, दैट इज 7.4। इसलिए इसका pH चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका pH चेंज बॉडी में क्यों नहीं होता है, किसकी वजह से नहीं होता है, दैट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। बॉडी के अंदर का CO2 और H2O, CO2 और H2O जुड़ता है और बनाता है H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। ये एसिड रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द pH ऑफ ब्लड एंड सेल फ्लूइड। क्लियर है। अब कैसे करता है मेंटेन, तो वो ये है कि जब इसकी आयोनाइजेशन अपन करवाते हैं तो ये टूटकर अपने को देता है H+ और HCO3-, ठीक है। इसको अगर अपन छोड़ दें तो ये जो बना ये मेरे लिए क्या था, एसिड, और ये मेरे लिए क्या है, कॉन्जुगेट बेस।
तो ये जो एसिड और कॉन्जुगेट बेस है या एसिड बेस जो प्रेजेंट है मेरे पास पूरा पेयर, ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के पीएच को मेंटेन करने की। अब कैसे मेंटेन करेगा? हमने बोला कि पीएच स्केल जो होती है वो कुछ ऐसी है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और 14 तक है, बीच में हमको न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है 7। हम बोल रहे हैं यहाँ आ गया 8 और यहाँ पर कहीं हमारा ब्लड का पीएच आ रहा है। ठीक है, तो पीएच जो होता है, जब मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई तो मैंने बोला कि पीएच इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उससे डिटरमाइन होता है कि पीएच क्या होगा। जितना ज्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा पीएच उतना कम होते जाएगा। मतलब कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। क्लियर? अब हमने जब कार्बोनिक एसिड पढ़ा तो हमने बोला कि ये एसिड टूट कर मेरे को H प्लस दे सकता है और ये कॉन्जुगेट बेस अगर H प्लस को ले ले तो वापस क्या दे सकता है? एसिड। दैट मीन्स कि अगर ब्लड का पीएच एसिड की तरफ जाता है मतलब उसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लिया है तो उस H प्लस को क्या करना पड़ेगा? वापस कम करना पड़ेगा। तो बॉडी में जो ये H2CO3 प्रेजेंट है उसका HCO3 माइनस कॉन्जुगेट बेस उस एक्स्ट्रा H प्लस को लेकर वापस क्या बना लेगा? H2CO3 और पीएच वापस शिफ्ट कर देगा किस पे? 7.4 पे। मान लो बॉडी में कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था? OH माइनस, जिससे पीएच क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बोल रहे कि H प्लस कम हो जाता है, तो जब इधर गया pH 14 की तरफ गया तो H प्लस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। तो उस H प्लस को बढ़ाने के लिए जो कार्बोनिक एसिड बॉडी में है वो वापस टूटकर क्या बना लेगा? H प्लस और HCO3 माइनस। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फिर से मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है इसको हम एक बिल्कुल सिंपल सा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड बफर, है ना, बफर सोल्यूशन। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक वर्ड बफर। ठीक है, या फिर अगर कंप्लीट बोले तो बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच को चेंज नहीं होने देते। ठीक है, अगर छोटा मोटा पीएच के अंदर चेंज होता है तो उस पीएच चेंज को हम रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, रोक सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, व्हिच आर जस्ट अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड विद अ बेस और कॉन्जुगेट बेस विद अ एसिड। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा पीएच स्केल और कॉन्जुगेट एसिड बेस का। ठीक है, क्या बोला हमने कि अगर हम कोई भी एसिड लेते हैं लाइक H2SO4 और कार्बोनिक एसिड या कोई भी बेस लेते हैं लाइक NH4OH और जब वो आयोनाइज होता है तो वो आयोनाइज होगा, अगर एसिड होगा तो अपने लिए कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, अगर एक बेस होगा तो अपने लिए कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। और इस एसिड और कॉन्जुगेट बेस या बेस और कॉन्जुगेट एसिड का जो पेयर होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और इसी पेयर को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन, व्हिच इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द पीएच, है ना। इसको जरूरी नहीं है कि हम ब्लड के साथ डील करें, हम लैब में भी अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं जहां पर हमको पीएच कंट्रोल करना है तो हम बाहर से उसमें बफर सॉल्यूशन डाल देते हैं। बफर सॉल्यूशन एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें एसिड भी प्रेजेंट है और कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट है। अगर H प्लस कम होता है तो वो जो एसिड है वो H प्लस दे देगा, और अगर H प्लस ज्यादा होता है तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो H प्लस ले लेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ पीएच का विद कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आप ये कर लें। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्ट्स की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज सॉल्ट्स। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन के हिसाब से हम बोले या डेफिनेशन के हिसाब से बोले तो सॉल्ट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अगर मैं एक एसिड ले रहा हूं, ऐसा लिख लेते हैं, दे आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड by the reaction of acids and bases, है ना। एसिड और बेस के बीच का जो रिएक्शन होता है उससे बनने वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। वर्ड इक्वेशन के हिसाब से एसिड प्लस बेस अगर हम करवाते हैं तो हमको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, ना, लिक्विड aqueous
एक्वस। ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सिंपल सा लेते हैं, HCl लिया, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस करते हैं NaOH के साथ, ये हो गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन कराया तो हमको मिला NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और साथ में निकल गया H2O, दैट इज वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन हुई, नॉर्मल सिंपल टिपिकल रिएक्शन। अब ये हुई कैसे? अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, एसिड है, हमने पढ़ा H+ देगा, तो ये टूटा H+ और OH- में, ठीक है, सॉरी H+ और Cl- में। ऐसे ही अगर हम NaOH की बात करें तो NaH टूटा Na+ और OH- में, बेस से तो OH देगा, इसका H+ इसके OH से जुड़ गया तो H2O बन गया, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ गया तो NaCl। ऐसे रिएक्शन होती है नॉर्मली सॉल्ट्स के केस में, पॉजिटिव ऑफ वन पार्ट कंबाइंड विद द नेगेटिव अदर, तो हमको मिलता है क्या? सॉल्ट, और साथ में H+ और OH बाहर निकल गया, क्या दे दिया? H2O। क्लियर है चीज, है ना? अच्छा, अब यहां से हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमने एसिड्स की बात की, जब हमने एसिड्स पढ़े तो हमने बोला कि एसिड्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, एक था स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, लाइक HCl, ठीक, और एक था वीक एसिड, लाइक एसिटिक एसिड, CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। इसी तरीके से जब हमने बेस की बात की तो हमने बोला बेस भी दो हो गए। फर्स्ट हो गया क्या? स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, और दूसरा हो गया वीक बेस लाइक NH4OH, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक एसिड CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अब अगर हम यहाँ से रिएक्शन की बात करते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो हम यहाँ से बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हैं अलग अलग, है ना? क्या क्या कर सकते हैं? पहली कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर ले स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर ले वीक बेस के साथ। तीसरा, वीक एसिड रिएक्ट करे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और चौथा, वीक एसिड रिएक्ट करे वीक बेस के साथ, है ना? 4 रिएक्शन मैंने करी। एक बार 2 स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, एक बार बेस स्ट्रॉन्ग और वीक लिया, दूसरी बार में 2 वीक एसिड लिए, बेस स्ट्रॉन्ग और वीक लिया। तो इसके कॉम्बिनेशन से 4 रिएक्शन मेरे पास आती है फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्ट्स। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ जो बनेगा दैट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट, है ना? साथ में वाटर है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस की बात करूं तो दोनों वीक है, तब भी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ क्या आ जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं तो एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है? वीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बेस वीक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरा एसिड नहीं लगेगा, और जब पूरा एसिड नहीं लगेगा तो थोड़ा एसिड बच गया, दैट मींस जो सॉल्ट बन रहा है उसमें एसिडिक नेचर आ गया। तो यहाँ कौन सा सॉल्ट आ गया? एसिडिक सॉल्ट। और इसी तरीके से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो जब हमने सॉल्ट्स की बात की तो हमने बोला कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्ट्स हैं जो बन सकते हैं। पहला क्या हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। और ये जो न्यूट्रल सॉल्ट है ये कब बनता होगा? ये बनता होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, और दूसरा वीक एसिड और वीक बेस के केस में।
इसी तरीके से दूसरा क्या है, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट कब बनता है? एसिडिक सॉल्ट बनता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो। और उसके बाद आया क्या, बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। क्लियर है? अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के फॉर्मूले हैं, तो हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस भी बना सकते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शंस पहले आप इतना करें, फिर हम उसके बाद की केमिकल रिएक्शंस करते हैं इनको लेकर कि क्या क्या बनेंगे। ठीक है, चलो चलिए, है ना। तो अब हमने रिएक्शन में ये बोला कि जब आप एक एसिड ले रहे हैं और एक बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये जो एसिड और बेस है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हमने लिखी जिसमें एक एसिड एक बेस को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, उस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। ये न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट भी हो सकता है तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेंगे, और इनकम्प्लीट भी हो सकता है तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट मिलेंगे। अब हमने ये बोला कि एक रिएक्शन थी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा था स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टू गिव न्यूट्रल सॉल्ट विद वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को करें स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, रिएक्शन हुआ तो मिला यहाँ का पॉजिटिव Na और यहाँ का नेगेटिव Cl, तो ये मिल गया NaCl, बाहर हो गया क्या, H2। सिंपल सिंपल सी रिएक्शन। दूसरा हमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस, रिएक्शन में मिला मेरे को क्या, एसिडिक सॉल्ट, शॉर्ट में लिखते हैं इसको एसिडिक सॉल्ट, प्लस में वाटर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया, HCl, वीक बेस में हो गया NH4OH, यहाँ का पॉजिटिव NH4, यहाँ का नेगेटिव Cl, क्या बन गया NH4Cl, बाहर हो गया H2O ना। ठीक इसी तरीके से हमने लिया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमको मिला क्या, बेसिक सॉल्ट प्लस H2O। रिएक्शन क्या हो गई, वीक एसिड में एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, वीक बेस में ले लिया NaOH, रिएक्शन कराया, यहाँ का नेगेटिव CH3COO, यहाँ का पॉजिटिव Na, हमको मिला CH3COONA, सोडियम एसीटेट, बाहर हो गया क्या, वाटर। इसी तरीके से फोर्थ रिएक्शन क्या हो गई, फोर्थ हो गई वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो मुझे क्या मिला, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस में वाटर। रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3COOH प्लस में NH4OH, यहाँ मिल जाएगा क्या, CH3COONH4 प्लस में H2O। ठीक है, तो यहाँ मिला क्या, सोडियम क्लोराइड, यहाँ मिला क्या, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ मिल गया क्या, सोडियम एसीटेट, और यहाँ मिल गया अमोनियम एसीटेट। तो अभी आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट कैसे बनते हैं, और हमने कुछ रिएक्शंस देखी है ना। ये हमारी फोर्थ रिएक्शन हो गई जिसमें हमने वीक एसिड और वीक बेस लिया था। ये हमारी थर्ड रिएक्शन हो गई जिसमें हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। ये सेकंड वाली हो गई है ना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको बराबर कर लेते हैं। हाँ, इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया था। ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट वाली हो गई जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट वाला पोर्शन खत्म। कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से रिएक्शन कर हम कैसे बना सकते हैं, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड्स हैं जो हमारे आसपास यूज होते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इनको बनाते कैसे, इनको बनाने की प्रोसेस क्या है,
उसके बाद उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, इनकी हम बात करेंगे। दूसरी चीज कि इस साल 2021 का जो सिलेबस आया है, ठीक है, सेशन 2020 और 2021 का सिलेबस जो आया है उसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे सिलेबस से ड्यू टू कोरोना 30% डिक्रीज हुई है। 10th की अगर हम बात करें फॉर केमिस्ट्री सेक्शन, तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल एंड चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड, एसी से डिलीट हुआ है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो अभी हम चैप्टर 2 पूरा ऐसा कैसा कर रहे हैं। चैप्टर 1 इज ऑन दी चैनल, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 2 का जो लास्ट टॉपिक होगा वो हम देख लेंगे। चैप्टर 3 से क्या डिलीट हुआ और चैप्टर 4 से क्या डिलीट हुआ, जब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी उसको दिमाग में लाने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दें। अभी हमारा काम है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम पूरा करें, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके आंसर्स वहां दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।